जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की आज की क्लास में बात करेंगे 8 यूनिट की। ठीक है, 8 यूनिट की सेकंड क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 यूनिट आपकी हो जाएगी और नेम आपका है एजुकेशन में शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी कह सकते हो या शिक्षा में प्रौद्योगिकी। ठीक है, सेकंड क्लास है इसकी, एक हमने पहली क्लास हमने करा रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो आपको याद रखना है कि आपकी यूनिट आपकी 8 है शिक्षा में जो है प्रौद्योगिकी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी कही है या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी कह सकते हो। प्रथम अध्याय हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसकी हमने फर्स्ट क्लास आपको कवर करा दी है और ये जो है दूसरी क्लास है इसकी। ठीक है, फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी। और अगली क्लास में हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। ठीक है, जो आपकी सेकंड यूनिट होगी, नहीं इसके अंतर्गत नहीं, यानी कि प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो आपका टॉपिक आएगा। ठीक है, तो हमने आपका प्रथम अध्याय स्टार्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे जो है आज आपको ये आपका अध्याय और ये आपकी 8 यूनिट है। तो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे ये यूनिट आज आपको। ठीक है, और एक आपको पढ़ाएंगे अनुदेशात्मक सिद्धांत, ये आपको एक पढ़ाएंगे यूनिट, और ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और ये यूनिट हम पढ़ाएंगे, ये 3 यूनिट हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारी यूनिट हमने पढ़ाया है। सॉरी, मतलब टॉपिक हमने पढ़ाया है और ये टॉपिक भी हमने आपको कवर करा रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं जो है संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शैक्षिक प्रौद्योगिकी या जो है तकनीकी की संकल्पना। ठीक है, ये आपका जो है हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जानेंगे कि ये जो है प्रौद्योगिकी या तकनीकी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कि ये जो होता है किसी काम को करने का तरीका या प्रक्रिया होता है। ठीक है, विधि होता है। ठीक है, किसी काम को करने का तरीका या विधि कह सकते हो, यानी कि जो है किसी जो है कार्य कौशल को जिसको आप सीख रहे होते हैं उसको आप अच्छे से करने के लिए जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हो। ठीक है, यहाँ ज्ञान, कौशल और उपकरणों का संयोजन होता है। कहने का मतलब है ज्ञान और कौशल और उपकरणों का संयोजन होता है जो किसी कार्य को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो भी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो किसी कार्य को कुशलपूर्वक और अच्छे प्रभावी ढंग से करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं तकनीकी का। ठीक है, तकनीकी क्या होता है, मतलब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, कोई कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से करने के लिए जो है आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इस प्रकार से। ठीक है, किसी काम को करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना ताकि वह काम आसानी से और बेहतर ढंग से जो है अच्छी तरीके से हो सके। यह मानव जीवन को बेहतर बनाने और विभिन्न समस्याओं का हल करने में मदद करता है। ठीक है, वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक मतलब होता है कोई पर्सन जो होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो जो है इसी घटना का शोध कर रहा होता है या अध्ययन कर रहा होता है, वो वैज्ञानिक कहलाता है। ठीक है, वह व्यक्ति होता है जो विज्ञान का अध्ययन या अभ्यास करता है। ठीक है, या कह सकते हो वह व्यक्ति जो किसी घटना का अध्ययन या शोध करता है वह वैज्ञानिक कहलाता है या जो है अभ्यास करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये विज्ञान को सरल शब्दों में कहें तो ये शब्द विज्ञान भी बार बार शब्द आता है ना इस टॉपिक के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हो विज्ञान को सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे आसपास की दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में व्यवस्थित ज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, कि विज्ञान, और उनका जो है उपयोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी या तकनीकी का अर्थ होता है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को जो है बेहतर बनाना, यानी कि शिक्षा में हम जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो शिक्षण और सीखने की नए उपकरणों, दृष्टिकोण और विधियों का विकास का उपयोग पर केंद्रित होता है। परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं शैक्षिक तकनीकी को उनकी विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकते हैं। इसके मिश्रा के अनुसार, और यहाँ पे बताएंगे हेडिंग्स वही है। ठीक है, वही चीज़ है जो यहाँ ऊपर आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप शैक्षिक, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो शिक्षा में तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है, जिससे उपकरण, संसाधन, प्रक्रियाएं शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना होता है। यानी कहने का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सीखने की प्रक्रिया को जो है बेहतर बना सके और छात्रों को जो है प्रदर्शन में सुधार कर सके, यानी कि छात्रों के। उदाहरण के तौर पर देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल है। कहने का मतलब हो गया ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी में जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों का उपयोग शिक्षण सामग्री को वितरण करने, सीखने के अनुभव का अनुकूलित करने और छात्रों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। विज्ञान और ज्ञान का उपयोग करके ऐसी चीज़ें बनाना या करना जिससे हमारा जीवन आसान, बेहतर, अधिक प्रभावी हो सके। ठीक है, इस हमने आपको पढ़ा दिया है ये। ठीक है, औपचारिक डिटेल में टॉपिक आपका दिया हुआ है आपके चैप्टर में। ठीक है, इसमें मतलब 8 यूनिट में तो हमने इसको पढ़ा रखा है आपको शॉर्ट में। इसमें देख भी सकते हो जो यानी कि औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, और अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, और ये जो निरौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। तो इसको पढ़ सकते हो, हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, न्यू मतलब रिवीजन करिए जो है टॉपिक। ठीक है, जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है
तो यहाँ पे एक नज़र में देख ही लेते हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में आयोजित की जाती है। कहने का मतलब है औपचारिक शिक्षा जो है आपको स्कूल में दी जाती है, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से दी जाती है, नियम समय होता है, ठीक है, और आपका जो है इसमें रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है, पाठ्यक्रम के अनुसार जो है शिक्षा दी जाती है, यानी आपका पाठ्यक्रम होता है। अनौपचारिक होता है, ये जो है अनौपचारिक शिक्षा रोजमर्रा के जीवन में होने वाली जो सीखने की प्रक्रिया होती है वही होती है, जैसे कि परिवार, दोस्तों से सीखना, समाज में सीखना, यानी स्कूल से बाहर। निरौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा होती है, ये जो होती है ये आपको जो है जैसे कि आप इग्नू से शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूरस्थ शिक्षा हो गई, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा हो गई, तो इसमें इस प्रकार से आता है। निरौपचारिक शिक्षा क्या हो? निरौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, ठीक है, एक ऐसी शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा के ढांचे जैसे स्कूल, कॉलेज से बाहर होती है, यानी कि स्कूल कॉलेज से बाहर होती है, लेकिन इससे भी निश्चित यानी इसमें भी निश्चित उद्देश्य होते हैं। वह पाठ्यक्रम भी पत्राचार होता है, ठीक है, कार्यशालाएँ और जो है सेमिनार एक इग्नू होता है, ठीक है। इग्नू मतलब होता है कि जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जो होता है विद्यालय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको याद रखने हैं इसमें से इम्पोर्टेंट। भारत के जो है शीर्ष 10 यानी कि 10 दूरस्थ शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय कह सकते हो, ठीक है। तो 10 ये दिए गए हैं 10। तो यहाँ पे बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालित करते हैं। तो ये आपका यानी कि ये प्रमुख दूरस्थ शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय ये है, स्थान या राज्य कह सकते हो। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, याद करते चलिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। और आपको कौन सा याद करना है भी हम बताते चलते हैं, आपको जितना हम बताएंगे उसी को आपको याद करना है। एक आपको याद करना है डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो हैदराबाद में है, ठीक है, एक आपको ये याद करना है। एक आपने याद किया नई दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, हैदराबाद में जो है अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, BR अम्बेडकर, ठीक है। और एक आपको याद करना है इसमें कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो मैसूर में है, ठीक है। और आपको एक याद कर लीजिएगा नेता सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय जो है कोलकाता। ये 4 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अन्य आपके हैं 1885 में जो है ये मुक्त विश्वविद्यालय जो है बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में 13 विश्वविद्यालय जो है संचालित है। तो यहाँ पे इसमें भी आपको कौन कौन से याद रखने हैं, ये तो वही है, ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में अभी मैंने आपको बताया है, इसको याद रखना है। और एक आपको नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में, ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय जो कोटा राजस्थान में है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कोटा नाम से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, सुना है आपने, ठीक है। वर्धमान जो है महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान, और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है और आपको एक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश का है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको कितने याद करने को बता दिए हैं, 4 उसमें बताया, इसके पहले जो पढ़ा है इसमें भी 3-4 हमने आपको बता रखे हैं। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, ठीक है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत जो आपकी 8 यूनिट है, इसके अंतर्गत एक आपका टॉपिक दिया गया है समावेशी शिक्षा, ठीक है। और दिया गया है इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो है अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये दिया गया क्या होता है समावेशी शिक्षा हर बच्चे को, यानी कि समावेशी शिक्षा हर तरह के बच्चे चाहे वे विकलांग हों, ठीक है, विकलांग हो या नहीं, एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करें। विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है जरूरत के अनुसार जो है उनको, यानी कि विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है जरूरत के अनुसार, लेकिन यह नहीं है कि उनको अलग क्लास में बिठाया जाए, ठीक है। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाए, ठीक है, सभी बच्चों को। तो इसमें जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, सॉरी विकलांग जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, शिक्षार्थी, तो उनको जो है ज़रूरत के अनुसार जो है उनको जो ज़रूरत होती है उनके अनुसार उनको जो है विशेष शिक्षा दी जाती है। और क्लास जो है सामान्य बच्चों के साथ ही होते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ये जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग हो जाएगा समावेशी शिक्षा पद्धति में। तो इसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम निर्माण क्षेत्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन हो जाएगा। दृश्य मतलब जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। श्रव्य मतलब जिससे सुन करके आप शिक्षा प्राप्त करते हो, ठीक है, सिर्फ सुन सकते हो। दृश्य मतलब इसमें देख सकते हो, श्रव्य मतलब सुन सकते हो, ठीक है। और एक आपका होता है दृश्य और श्रव्य सामग्री, ठीक है, जिसमें सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, और जो है तो इसमें यही है दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब देख भी सकोगे आप, सुन भी सकोगे, ठीक है। जैसे कि टीवी हो गया आपका, ठीक है, या जो है आप कंप्यूटर पे आप पढ़ते हो, ठीक है, जैसे क्लासेस देख रहे होते हो तो उसमें देख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, जैसे ऑनलाइन क्लास या जो है आप पढ़ रहे होते हो या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें आप टीचर लोगों को देख भी रहे होते हो और सुन भी रहे होते हो। और इसके बाद आपका था पृष्ठपोषण, और एक आता है हार्डवेयर जो होता है उपकरण का उपयोग क्षेत्र, ठीक है। तो हार्डवेयर मतलब जिसको जो है आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपका हार्डवेयर होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हार्डवेयर को कठोर उपागम, ठीक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक ये आता है, इसमें अनुदेशात्मक अभिकल्प में सिद्धांतों का निहितार्थ, ठीक है। ये जो है टॉपिक आपका, तो ये टॉपिक आपका एक आपका इसके अंतर्गत जो है एक चैप्टर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
अनुदेशात्मक विकल्प में सिद्धांतों का निहितार्थ। एक प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए एक संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करना। यह सिद्धांतों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है। और इसमें देख सकते हो निर्देशात्मक विकल्प की अनेक विचारधाराओं का आरंभ 1950 के बाद हुआ है। विचारधाराओं को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। ये आपके हो गए प्रशिक्षण मनोविज्ञान और संप्रेषण मनोविज्ञान, प्रणाली विश्लेषण। ये टॉपिक आपका जो है ये पूरा की पूरी एक इसे क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत जो आपके टॉपिक आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो प्रशिक्षण मनोविज्ञान, और जो है आप डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसी में जो आपका टॉपिक आता है दूसरा, ठीक है, प्रथम अध्याय के अंतर्गत भी जो अध्याय है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने के सिद्धांतों का जो है अध्ययन करता है। कहने का मतलब है ये जो प्रशिक्षण विज्ञान होता है, ठीक है, ये शिक्षण और सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। और ये जो संप्रेषण मनोविज्ञान होता है यानी कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण को हो या संचार कह सकते हो, ठीक है। तो संप्रेषण ये जो है मनोविज्ञान क्या होता है, तो संप्रेषण मनोविज्ञान मानव के बीच संदेशों के आदान प्रदान और प्रभाव के अध्ययन से संबंधित होता है। कहने का मतलब है जो ये संप्रेषण आपका मनोविज्ञान होता है, ये होता है कि मानव के बीच संदेशों के आदान प्रदान से संबंधित होता है, अध्ययन से, ठीक है। प्रणाली विश्लेषण का मतलब क्या होता है, ये होता है किसी प्रणाली के कार्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करता है। यानी कि प्रणाली जो विश्लेषण हो गया, ये किसी प्रणाली यानी सिस्टम के कार्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करता है और प्रणाली में मौजूद समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव देता है। और एक पॉइंट ये है, प्रणाली विश्लेषण किसी प्रणाली के कार्यों और संरचना का विश्लेषण करने के लिए तरीका होता है। इसके बाद आप देख सकते हो ये एक आपका आता है विकासात्मक प्रतिमान आता है, तो इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इसी यूनिट में आपको फर्स्ट अध्याय में देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बात करा गया है एक ऐसा ढांचा है जो मनुष्यों के विकास के विभिन्न चरणों जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि विकासात्मक प्रतिमान हो गया प्रतिमान, ठीक है। तो यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में मानव विकास के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा यहाँ पे देख सकते हो, विकासात्मक प्रतिमान विकास के सिद्धांत का एक समूह है जो बताता है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कैसे होता है। आनुवंशिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंध, ये महत्व होता है, पढ़ लीजिएगा। उदाहरण होता है यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान यह क्षेत्र बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और विकास का अध्ययन करता है। स्वास्थ्य विकास क्या होता है, यह स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, बचपन की बीमारियां, वृद्धावस्था की देखभाल के विकास का अध्ययन करता है। स्वास्थ्य विकास सामाजिक विकास से समाज से संबंधित विकास का अध्ययन करता है, ठीक है। लाभ क्या होता है, विकासात्मक प्रतिमान का अध्ययन विभिन्न क्षेत्र में समस्या के समाधान और मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधार में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये निष्कर्ष के तौर पे देख लीजिए, विकासात्मक प्रतिमान एक बहुमुखी दृष्टिकोण है जो मानव जीवन के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी कि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यह हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि लोग कैसे विकसित होते हैं, हमें अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नीतियों में सुधार कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, ये आपका टॉपिक हो जाएगा संवेदी प्रेरक कामक अवस्था। और जो है यहाँ पे देख लीजिए जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे। इसको हमने आपको पढ़ा रखा है इसके पहले 3rd यूनिट के अंतर्गत, ठीक है, तो इसको आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ही यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें शिशु अपनी इंद्रियों और गत्यात्मक क्षमताओं का जो है उपयोग दुनिया को समझने के लिए करता है। यानी कि दुनिया को समझने के लिए करता है। इसका जो है 2 वर्ष की एज में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7, यानी यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचते हैं और लेकिन अभी मूर्त क्रियाओं का उपयोग नहीं करते हैं। मूर्त धनात्मक अवस्था यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था कह सकते हो, औपचारिक अवस्था, ठीक है, मूर्त अनौपचारिक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें बच्चे मूर्त वस्तुओं के बारे में जो है तार्किक रूप से सोच सकते हैं। और यह अवस्था औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक अवस्था, यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की आयु से शुरू होती है, यानी 11 वर्ष के बाद की आयु से शुरू होती है, जिसमें बच्चे मूर्त धारणाओं के बारे में सोच सकते हैं, तार्किक रूप से विचार कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी इसको हमने पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो है थ्योरी क्लासेस आप सारी देख लीजिएगा, हमने आपको जो है पढ़ा रखा है। हमने आपको जो है आपका सब्जेक्ट यानी कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि शिक्षा शास्त्र आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसको, ठीक है, इसको हमने आपको 1st यूनिट से हमने 7 यूनिट तक पढ़ा रखा है, ठीक है, पढ़ा रखा है। और ये हम 8 यूनिट आपकी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, 8 यूनिट चल रही है इस समय। तो आप इतनी यूनिट पढ़ लीजिए ना, लॉन्ग जो है मतलब वीडियो हमने अपलोड नहीं करा है, छोटी छोटी वीडियो है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। आपके पास टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। डेली आप एक क्लास को फिनिश कर सकते हो, यानी कि 1 यूनिट को आप पढ़ सकते हो, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक आपका टॉपिक ये आता है निर्मितवाद, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो निर्मितवाद। तो यहाँ पे बात करा गया है एक शिक्षा सिद्धांत, यानी कि एक शिक्षा सिद्धांत है जो
जो कहता है कि ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से होता है, यानी कि निर्मितवाद जो है इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लीजिए। एक शिक्षा सिद्धांत है जो कहता है कि ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से होता है, न कि केवल जानकारी प्राप्त करके। ठीक है, यह सिद्धांत सीखने की एक प्रक्रिया मानता है जहाँ छात्र सार्थक वस्तुओं, कलाकृतियों को बनाने में सक्रिय होते हैं और प्रयोगों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार वे ज्ञान के साथ नए संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा और जो है आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा निर्मितवाद के बारे में क्या होता है, जो यहाँ पे हमने आपको बताया इसके बारे में आप समझ सकते हैं क्या होता है, और आपको समझना है उदाहरण के तौर पे। आप उदाहरण देख लीजिएगा ये। ठीक है, एक छात्र एक वैज्ञानिक परियोजना पर काम करते हुए प्रयोग करता है कि निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, निकालता है और ये छात्र एक कहानी लिखते हैं और अपनी रचनात्मक और कल्पना को व्यक्त करते हैं। निर्मितवाद मतलब खुद से। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है ये लास्ट टॉपिक इसके अंतर्गत है सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, और संज्ञानात्मक निर्मितवाद। तो यहाँ पे बात करा गया है कि यह सिद्धांत ज्ञान के निर्माण में सामाजिक और जो है सांस्कृतिक संदर्भ को जो है महत्वपूर्ण मानता है। कहने का मतलब है सामाजिक निर्मितवाद के अंतर्गत जो है ज्ञान के जो है ज्ञान निर्माण में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है महत्व दिया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो है ज्ञान पर जो है महत्व दिया गया है। और संज्ञानात्मक निर्मितवाद हो गया, इसमें जो है सिद्धांत के ज्ञान के निर्माण में व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञानात्मक जो निर्मितवाद होता है तो इसमें जो है व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत मानसिक और जो है मानसिक, इसमें बोला गया है कि ज्ञान निर्माण में जो है व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ पे अंतर के तौर पे इसमें देख सकते हो सामाजिक निर्मितवाद सामाजिक अंतःक्रिया सांस्कृतिक संदर्भ पर अधिक जोर देता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो होता है सामाजिक निर्मितवाद, ये जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर अधिक जोर देता है, जबकि संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो होता है मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है। ये जो है मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है, क्रियात्मक पर। और सामाजिक निर्मितवाद यहाँ पे ये और एक है अंतर, सामाजिक निर्मितवाद में ज्ञान को सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है, यानी कि सामाजिकवाद में जो है ज्ञान को सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है, और संज्ञानात्मक में जो है ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से निर्मित किया गया है। इसमें जो है सामाजिक रूप से ज्ञान को निर्मित किया गया है और इसमें जो है व्यक्तिगत रूप से निर्मित किया गया है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, यदि एक छात्र किसी पुस्तक को पढ़ता है उसके ज्ञान को अपने पहले के ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते रहें, अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।